नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब हम खबरों पर तफसील से बात की शुरुआत करते हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद आगरा से लेकर वाराणसी तक शिक्षक फर्जीवाड़े में बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। वाराणसी में शिक्षकों को बर्खास्त करके केस दर्ज कराया गया है। वहीं आगरा में भी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यही नहीं, कुछ और लोगों पर भी जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झूठ और फरेब के सहारे शिक्षक और शिक्षिका बनने और फिर फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद उसका परिणाम कितना बुरा और भयानक होता है, ये वही बता सकता है जो या तो पुलिस के शिकंजे में है, या जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, या फिर जो जेल की चारदीवारी में बंद वक्त काट रहा है। जैसे जैसे अनामिका शुक्ला प्रकरण या फिर उससे पहले के फर्जी शिक्षक मामले की जाँच आगे बढ़ रही है, फर्जी शिक्षक और शिक्षिकाएँ एक एक कर कानून के गिरफ्त में आते जा रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। आगरा में शिक्षक फर्जीवाड़ा मामले में कानूनी कार्रवाई हुई है। 24 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ थाना शाहगंज में केस दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये फर्जी बीएड की डिग्री पर नौकरी कर रहे थे। जब इनकी जांच हुई तो इनकी बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई। शिक्षक फर्जीवाड़ा मामले में जांच के बाद तमाम जगहों पर कार्रवाई जारी है। वाराणसी मंडल में भी शिक्षक फर्जीवाड़ा मामले में 12 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें वाराणसी के 5, गाजीपुर के 4, जौनपुर के 2 और चंदौली का 1 शिक्षक शामिल है। बर्खास्त किए गए सभी 12 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फर्जी शिक्षकों पर यह कार्रवाई दस्तावेजों के सत्यापन के बाद की गई है। यह मामला शिक्षकों और कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेखों की मंडल स्तरीय जांच पूरी होने के बाद का है। दरअसल अनामिका शुक्ला मामले के बाद 14 जून को जौनपुर आजमगढ़ में प्रीति यादव के नाम पर 2 जगह नौकरी करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए गए थे। अभी पूरे प्रदेश में 192 प्रकरण आए जो कि एक ही पैन कार्ड, एक ही आधार कार्ड से अलग अलग ज़िलों में नौकरी कर रहे हैं। अपने जनपद में वाराणसी में भी 6 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसकी हम लोगों ने सुनवाई की है, जांच की है। अभी हमारे वित्त एवं लेखाधिकारी ने बताया कि 27 लोग जनपद में ऐसे हैं, या तो जिनका पैन कार्ड बदला गया है या एक ही पैन कार्ड पे 2 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी में 18 लोगों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए बीएसए ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में आरक्षण कोटे के जरिए फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई लगभग तय है। इसी समिति ने जांच करके कस्तूरबा में 12 लोगों को ऐसा चिन्हित किया है जो कि या तो कोर्ट रचित दस्तावेज के आधार पर या गलत तथ्यों के आधार पर या आरक्षण के नियमों की हेराफेरी करके उन्होंने चयन प्रदान ले लिया है। हम उनको भी शोकाज नोटिस जारी कर चुके हैं, उनके प्रमाण पत्रों की जांच करा रहे हैं और जांच रिपोर्ट जैसे ही फाइनल होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, एफआईआर होगा, रिकवरी होगी। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद प्रदेश में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अभियान जारी है और जांच के बाद तमाम जगहों से न जाने कितनी अनामिका शुक्ला मिल रही हैं। और कितने अनामिका जैसे एबीपी गंगा के ये सवाल हैं। आपको बता दें कि वाराणसी मंडल में कुल 12 शिक्षकों को बर्खास्त कर उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और वाराणसी जनपद में अकेले 22 मामले सामने आए हैं। 4 पर एफआईआर दर्ज है और बाकी 18 जांच की जद में है, जिनके बारे में अधिकारियों का ये कहना है कि किसी भी स्तर पर अगर गड़बड़ी मिली तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। सरकारें भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती हैं, लेकिन अधिकारी घोटाले को अंजाम देने से बाज नहीं आते और यही कारण है कि बस्ती में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते आसरा आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आपको बताएं कि सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायतों में आसरा आवास योजना के तहत भवन बनाकर गरीबों को बांटने की योजना शुरू की थी।
बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने खुद इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया। साथ ही आसरा आवास की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए प्रकरण की जांच कराने की बात कही। कुल कितने फ्लैट है? देखिए, आवंटन से पहले ही पिछले हफ्ते हम लोगों ने हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ अनियमितताएं शायद आवंटन में प्रतीत हुई हैं और उन्हीं के संबंध में जो आवंटन होना था पिछले हफ्ते उसको रद्द कर दिया गया था और इसकी एक समिति बना दी गई है। इस हफ्ते इनकी घर घर जाकर पात्रता की जाँच की जाएगी और उसके बाद जो पात्र व्यक्ति होंगे सिर्फ उन्हीं को आवंटन किया जाएगा। सर, इससे पहले भी 47 लोगों को आवास आवंटित कर दिया गया है, तो क्या उस पर भी जांच बैठेगी कि नहीं? पहले जिनको आवंटन हो गया उनकी जांच हो चुकी है, पात्र पाए गए हैं, उसी के बाद आवंटन हुआ है। इनका जो अभी मेरे ख्याल में 35 के आसपास लोग हैं जिनके आवंटन संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी मेरे ऑफिस में और उसी के बाद निर्णय लिया गया कि इनकी दोबारा से एक बार अच्छी तरह जाँच हो जाए, उसी के बाद आवंटन की प्रक्रिया को किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिड्डी दल की अब खैर नहीं, जितना आतंक मचाना था वो अब मचा चुके। अब उनकी किसी भी कीमत पर उनका खात्मा तय है, क्योंकि ड्रोन से हमले के बादल अब टिड्डी दल पर होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए हमला, और ये हेलीकॉप्टर ग्रेटर नोएडा से राजस्थान के लिए उड़ान भी भर चुका है। वहीं प्रयागराज के शहरी इलाकों में भी लाखों की संख्या में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। आसमान में उड़ते इस हेलीकॉप्टर को देखकर ये भ्रम मत पाल लीजिएगा कि ये किसी भी वीआईपी को लेकर उड़ा है। जी हाँ, यह हेलीकॉप्टर किसी भी वीआईपी के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल किसी को ठिकाने लगाने के लिए किया जाए। सही समझा आप। दरअसल इस वक्त देश के तमाम हिस्सों में आसमान से लेकर ज़मीन तक एक आफत मंडरा रहा है और इस आफत का नाम है टिड्डी दल, या यूँ कहें टिड्डियों का गैंग। अब बहुत हो चुका, इन्हें किसी भी कीमत पर ठिकाने लगाना ही है और सरकार ने इसके लिए कमर भी कस ली। पहले आगरा में ड्रोन के जरिए टिड्डी गैंग पर हमला किया गया। छिड़काव के बाद 60 से 70% तक टिड्डी मार गिराए गए, लेकिन अब टिड्डियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और ये हमला हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ग्रेटर नोएडा से एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के बाड़मेर के लिए रवाना भी कर दिया है। पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में आए टिड्डा दल ने सरकार की परेशानियों को बढ़ा रखा है। इसी के लिए एहतियात के तौर पर सरकार ने भी अब अपनी तैयारी पूरी करते हुए एक नया कदम उठाया और इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर का प्रयोग कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए किया गया है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहीं से एक हेलीकॉप्टर आज राजस्थान के बाड़मेर के लिए रवाना किया गया है, जिसको जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हरी झंडी देकर के रवाना किया है। बाड़मेर में जो टिड्डा दल है वो वहाँ पर अपना प्रकोप दिखा रहा है, वहीं पर कीटनाशक दवाओं का जो है छिड़काव उस हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाएगा और इतिहास में पहली बार है कि इस तरह से हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है किसी कीटनाशक दवा के छिड़काव के लिए। दरअसल पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसे टिड्डी दल ने राजस्थान से लेकर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों और अब तो बड़े शहरों तक को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जबकि राजस्थान में टिड्डी दल का आतंक सबसे ज्यादा है। इसी खतरे को भांपते हुए ग्रेटर नोएडा हेलीपैड से बाड़मेर के लिए हेलीकॉप्टर को कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए रवाना किया गया। कृषि मंत्री के मुताबिक छिड़काव के लिए कुछ और हेलीकॉप्टर और मशीन की भी व्यवस्था की जा रही है। हर संभव इस दिशा में प्रयास कर रही है कि टिड्डी का प्रकोप हमारे किसानों की फसल को नुकसान न कर पाए और राज्य सरकारें भी इस दिशा में पूरी ताकत के साथ प्रवृत्त हैं और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का पूरा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। आज हेलीकॉप्टर का उपयोग हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं हेलीकॉप्टर के सभी पायलट और अन्य सहायक कर्मचारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो मिशन पर जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में टिड्डी दल का आतंक कायम है। प्रयागराज में टिड्डी दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों को अपना ठिकाना बना लिया है। यहाँ आसमान में टिड्डी दल को देखकर परेशान लोग उसे भगाने के लिए ताली थाली से लेकर डीजे और पटाखे तक छोड़ने लगे। हालांकि टिड्डी दल से निपटने के लिए सरकार ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और इसे देखकर कहा जा सकता है कि अब सरकार की नीति तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली है।
प्रयागराज में टिड्डियों के दल ने एक बार फिर से दस्तक दी है। खास बात यह है कि इस बार टिड्डियों ने शहरी इलाके में हमला बोला है। ये पहला मौका है जब संगम नगरी प्रयागराज में टिड्डियों ने शहरी इलाके में दस्तक दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के पौष इलाके सिविल लाइंस में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉलोनियों में, गलियों में टिड्डियों को खुले तौर पर देखा जा सकता है। तमाम लोग घर की छतों पर आ गए हैं, थालियां पीट रहे हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं ताकि टिड्डियां यहां से जल्द चली जाएं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में टिड्डियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के लोग एक तरफ कोरोना से आतंकित हैं, कोरोना की दहशत है, तो वहीं बीच बीच में टिड्डियों का दल लोगों पर हमला बोलता है, लोगों के बीच जाता है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है और टिड्डियों का दल अब शहरी इलाके में भी दस्तक देने लगा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एक तरफ किसानों में टिड्डी दल की दहशत है और वहीं दूसरी ओर फतेहपुर में 2 दिन पहले तेज बारिश के साथ आए तूफान से किसानों की केले की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में पहुंचे किसान केले की फसल को बर्बाद देखकर परेशान हैं। दरअसल किसानों ने कर्ज लेकर केले की फसल लगाई थी। केले पककर तैयार थे, लेकिन तेज बारिश के साथ आए तूफान ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया। वहीं पीड़ित किसानों की माने तो केले की फसल का बीमा नहीं था। लगभग 30 बीघे से अधिक किसानों ने लाखों रुपए कर्ज लेकर केले की फसल लगाई थी, लेकिन पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं किसानों ने सरकार से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मवैया गया, मवैया में किसानों की, जो केला का किसान है, चूंकि मवैया गांव मेरी विधानसभा का इतने प्रगतिशील किसान है कि जो गन्ने और केले की खेती करते हैं, वहाँ के किसानों की आज मैंने दुर्दशा देखी। इस परसों के दिन जब वो तूफान आया है, उस तूफान से केला की खेती की भारी क्षति हुई है और एसडीएम साहब भी मौके में देखा है। स्वयं देखने के बाद तुरंत निर्देश भी दिए गए हैं, लेखपाल मौके में जाएंगे और उनका सर्वे करने के बाद किसानों को जो उचित मुआवजा होगा वो भी दिलाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों ट्विटर से लेकर टीवी तक प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच वार पलटवार भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश के सियासी दांव के अपने ही राजनीतिक मतलब हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। कोई भी पार्टी किसी से पीछे नहीं दिखना चाहती है। वैसे यहाँ कौन कब किसके साथ आकर एक पल में गलबहियाँ करने लगे और फिर दूसरे ही पल कब कौन किसका साथ छोड़कर गला पकड़ ले, कहा नहीं जा सकता। बीते कुछ महीनों से बसपा अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ये जंग ट्विटर से लेकर टीवी तक हर जगह जारी है। लेकिन इस बीच मायावती का योगी सरकार के प्रति नरम रुख के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर वार करते हुए बिना नाम लिए मायावती पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा था कि विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हो गए हैं। बेशक उनका इशारा मायावती की ओर ही था। फिर क्या, मायावती मीडिया के सामने आई और कांग्रेस के आरोपों को बेतुका बताया। मायावती ने यहाँ तक कहा कि बसपा ने आज तक बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा है। जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी पावर में थी, केंद्र में भी और ज़्यादातर राज्यों में। और यदि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के हितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इनकी सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इसलिए बीएसपी की ये ज़रूरत पड़ी। और बीएसपी के बारे में जो ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है तो बीजेपी कहती है कि हम उसके हाथ का खिलौना बने हैं। जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीएसपी उनके हाथ का खिलौना बनी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि बीएसपी किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं है। मायावती का यह बयान आना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर ट्वीट कर मायावती पर निशाना साधा। फिर उसके बाद रही सही कसर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने पूरा कर दिया।
आज अगर कोई सड़कों पर दिखाई दे रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, चाहे पेट्रोल के डीजल के दाम हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, तो केवल कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ सवाल पूछती दिख रही है। पर सपा और बसपा दोनों पार्टियां क्यों मौन हैं? ये सवाल है जिसका जवाब आज उत्तर प्रदेश की जनता इन नेताओं से, उन पार्टियों से जानना चाहती हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी के बीच ट्विटर वॉर भी किसी से छुपा नहीं। प्रियंका ने यूपी सरकार के खिलाफ हालिया ट्वीट में कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं। जबकि यूपी सरकार भी जब भी मौका मिलता है प्रियंका गांधी पर वार करने से नहीं चूकती है। पिछले महीनों औरैया में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट के जरिए सवाल पूछकर प्रियंका और कांग्रेस को घेरा था। लेकिन जहां तक बात सपा की, तो अखिलेश यादव की राजनीति इन सब से बिल्कुल अलग दिख रही है और उनके निशाने पर मुख्य तौर पर सरकार ही है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि बीते 3 सालों में वे कांग्रेस और बसपा दोनों के गोद में बैठ चुके हैं। शायद इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक रतन मनीलाल ने यूपी की मौजूदा सियासी सरगर्मी के साथ साथ भविष्य में गठजोड़ को लेकर जो इशारा किया है वो गौर करने लायक भी है और दिलचस्प भी। भले ही उत्तर प्रदेश में बीएसपी और बीजेपी ने मिलकर सरकारें बनाई हों, लेकिन कभी भी उन्होंने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। मुझे लगता है आने वाले समय में भी इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ने पर दोनों ही पार्टियों का नुकसान है, जैसा कि बीएसपी ने भी देखा और जैसा कांग्रेस ने भी देखा। और बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे अब किसी और पार्टी के समर्थन की शायद ज़रूरत महसूस नहीं होती। वैसे यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में सभी दल 2022 को सामने रखकर ही जैसे अपने सियासी मोहरे चल रहे हैं। ऐसे में मीडिया के हर प्लेटफॉर्म तक ये तल्खी और तल्ख होगी, इसमें कोई शक नहीं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। उम्मीद है आपने आक्रमण और प्रति आक्रमण का मतलब इस रिपोर्ट में समझा होगा। आज देश और खासकर यूपी के लिए 2 बड़ी राहत देने वाली खबरें आई। कोरोना काल में गरीबों के कल्याण के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्यासे बुंदेलखंड को पानी की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना कम नहीं हो रहा, लेकिन सामने मौसम त्योहारों का भी है और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 30 नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार कर दिया है। देश के करीब 80 करोड़ परिवारों को हर महीने 5-5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। साथ साथ हर परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही
प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। आपको याद होगा फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड के इतिहास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। और गरीबों के लिए 3 महीने और मुफ्त राशन देने की घोषणा का सीएम योगी ने स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उनका कहना है कि पीएम का मार्गदर्शन सर्वोत्तम है। पीएम मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो बहुत ज़रूरी थीं। कोरोना संक्रमण को हर हाल में रोकना है और इसके लिए पीएम के निर्देश में तमाम ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। समय से लिए गए उनके निर्णय के कारण हमारा देश कोरोना संकट से बचा है और दुनिया के अंदर अगर हम तमाम अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर मृत्यु दर को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक संतुष्टि होती है, लेकिन जिन सावधानियों की ओर और जिस सतर्कता की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। उन सभी नियमों का पालन करके ही हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे और उस व्यापक संक्रमण से दुनिया के जिस संक्रमण की चपेट में बड़े बड़े देश आए हैं उस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से देश को संबोधित किया। कहा जाता है कि पीएम मोदी क्या कहेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाता, लेकिन आज पीएम मोदी ने मुफ्त राशन के जिस बड़े फैसले का ऐलान किया उसका कुछ